वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं आपकी सादिया मैम और स्वागत करती हूं आपका अपने YouTube चैनल प्ले विद साइंस पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। और जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है आप सभी अच्छे से जानते हो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है हमारा सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले उसके बारे में कुछ बेसिक बेसिक बातें हम करेंगे, फिर हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के बारे में। सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सॉलिड स्टेट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगी। देखो, एक शब्द आता है पदार्थ यानी कि मैटर। देखो, पदार्थ या मैटर की बात करते हैं तो पदार्थ किसे कहते हैं, मैटर किसे कहते हैं, परमाणु क्या होते हैं, अणु क्या होते हैं, तो कुछ छोटी छोटी बातें जो है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। देखो, पदार्थ क्या होता है। प्रकृति में हर एक वो चीज जो बातें मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। प्रकृति में हर एक वो चीज जो कि एक स्थान घेरे, जिसका एक अपना द्रव्यमान हो, जिसका एक अपना आयतन हो, उसे हम कहते हैं पदार्थ। समझ आई बात। तो पदार्थ का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर मैं कहती हूँ ये जो मेरा मार्कर है तो ये एक पदार्थ है। अगर मैं कहती हूँ ये जो मेरा व्हाइट बोर्ड है ये एक पदार्थ है। अगर मैं कहती हूँ हमारा जो मेरा फोन है या जो कैमरा है वो सारे के सारे पदार्थ है। मतलब सभी का जिनका खुद का एक निश्चित आकार होता है, जिनका खुद एक निश्चित स्थान घेरते हैं, जिनका खुद का द्रव्यमान होता है, जिनका खुद का एक आयतन होता है, उन्हें पदार्थ के नाम से जाना जाता है। इसे हम मैटर बोल देते हैं या फिर अपने इसको द्रव्य भी कहते हैं। देखो, एक शब्द यहाँ पे आ रहा है द्रव्य। पदार्थ और द्रव्य एक ही बात है। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पदार्थ, मैटर या द्रव्य क्या होते हैं। तो जिसका खुद एक निश्चित स्थान घेरे, जिसका खुद का एक आयतन हो, जिसका खुद का एक द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पदार्थ। क्या कहलाते हैं, हमारे पदार्थ कहलाते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब बात आती है कि जो पदार्थ होते हैं इनको आगे कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। तो याद रखना, जो पदार्थ है वो प्रकृति में दो प्रकार से डिवाइडेड है। प्रकृति में इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। समझ आ गई बात। एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, एक केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग पदार्थ को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब हम बात करेंगे जो पदार्थ होते हैं इसको दो कैटेगरी में जो डिवाइड किया गया है वो कौन कौन से हैं। तो सुनना, एक तो इसका प्रकार होता है रासायनिक और एक इसका प्रकार होता है भौतिक। हम जो बात करने वाले हैं आज वो है भौतिक आधार पर। किसके आधार पर बात करेंगे बच्चों, भौतिक आधार पर बात करेंगे। तो देखो कि अब भौतिक आधार पर अगर पदार्थ की बात की जाए तो पदार्थ आगे कितने भागों में डिवाइड होता है। तो याद रखना, भौतिक आधार पर जो हमारे पदार्थ होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के। कितने प्रकार के, सिर्फ तीन प्रकार के। ठीक है, एक तो होता है हमारा ठोस, एक होता है हमारा द्रव और एक होता है हमारा गैस। यहाँ ध्यान से देखना बच्चों, ये द्रव है, द्रव्य नहीं है। द्रव और द्रव्य में अंतर आना पता होना चाहिए आपको। अंतर समझ आ रहा होगा। द्रव्य का मतलब पदार्थ है जो कि ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकता है। और द्रव का मतलब होता है लिक्विड, यानी जैसे पानी है, यानी जल जिसे अपने कह सकते हैं, दूध है, शराब है, ये सारी की सारी चीजें क्या होती है, द्रव होती है। ठीक है, अब देखो भाई, हम बात करें भौतिक आधार पर तो होता है ठोस, द्रव और गैस। हमारा जो चैप्टर है वो किस पर बेस्ड है, वो ठोस पर है। किस पर बेस्ड है, ठोस पर आधारित है।
अब ठोस के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। देखो, इससे पहले जिन बच्चों ने 11th ढंग से नहीं पढ़ी है, ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही होते हैं, अपने बोल सकते हैं कि वो 11th को ढंग से नहीं करते हैं। कुछ तो पैंडमिक सिचुएशन करके उनकी पढ़ाई वैसे भी थोड़ी ढीली चली है, लेकिन आपको याद रखना है कि हमें इस चीज़ को दिमाग में लेके बिल्कुल नहीं चलना है कि हमने 11th अच्छे से नहीं की। जिन बच्चों ने 11th अच्छे से की है बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ऑलरेडी क्लियर है। लेकिन जिन बच्चों ने 11th को इतने गौर नहीं 11th में इतना गौर नहीं किया, 11th में इतना अच्छे से नहीं वो स्कोर कर पाए, या 11th उन्होंने इतने अच्छे से क्लियर नहीं किया, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं चैप्टर करवाऊंगी, उससे पहले उन चैप्टर्स के कुछ बेसिक बातें जो भी 11th से रिलेटेड है उनके बारे में भी बताऊंगी, ताकि आपका जो पिछला कॉन्सेप्ट है उसके साथ वो भी क्लियर हो और उसके साथ उस चैप्टर को आप पढ़ सको। समझ आ गई बात? घबराने कोई बात नहीं है, बस आप लोगों ने अच्छे से पढ़ने बैठना है। कॉपी पेन ले लीजिए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और आराम से लिखते जाइए, ठीक है? तो देखोगे भाई, अब पदार्थ में भौतिक आधार पर तो मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। अब बात आती है कि रासायनिक आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, रासायनिक आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इसकी शुद्ध अवस्था, एक होती है इसकी अशुद्ध अवस्था। एक होती है शुद्ध अवस्था, एक होती है इसकी अशुद्ध अवस्था। शुद्ध अवस्था में आ जाते हैं जैसे कि तत्व आ जाते हैं, ठीक है। अशुद्ध अवस्था में आ जाते हैं जैसे कि मिश्रण आ जाते हैं, ठीक है ना। अब ये तत्व मिश्रण क्या है, अब इससे ज्यादा डिटेल हम बात नहीं करेंगे, हमें पूरा 11 थोड़ी करना है, हमें तो सिर्फ बेसिक पता करना है, ठीक है ना। तो रासायनिक के अंदर शुद्ध अशुद्ध, शुद्ध के अंदर जैसे तत्व वगैरह आ जाते हैं, एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो ना आप लोग एलिमेंट्स, वही। और मिश्रण का मतलब होता है जब 2 अलग अलग चीजों को मिक्स कर करके कोई नई चीज बनाई जाती है, वो होता है मिश्रण। तत्व जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु मिल करके कोई नया कंपाउंड बनाते हैं, वो होते हैं तत्व। मिश्रण जब 2 अलग अलग प्रकार के परमाणु आपस में जुड़ करके जब कोई भी यौगिक बनाते हैं, वो होते हैं मिश्रण। बस इतना याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं टेंशन लेना, ठीक है। अब देखोगे हम बात करते हैं किसके बारे में, अब आ जाते हैं हम मेन पॉइंट पर, यानी कि ठोस पर, ठीक है ना। थोड़ा सा पहले कंपैरिजन करेंगे कि ठोस, द्रव और गैस में क्या फर्क होता है, फिर उसके बाद ठोस को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले हैं, पूरा चैप्टर ही ठोस पे है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसके बारे में, ठोस के बारे में। ठोस क्या होते हैं, कैसे दिखाई देते हैं, क्या इनके गुण होते हैं, क्या द्रव कैसे होते हैं, क्या इनके गुण होते हैं, गैस कैसे होते हैं, क्या इनके गुण होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस अवस्था की। तो ठोस अवस्था में एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या है, जल्दी से लिखो। ठोस जो होते हैं इनका आकार व आयतन, इनका आकार व आयतन निश्चित होता है भाई। क्या होता है? निश्चित होता है। मतलब अगर मैंने बोल दिया आपके घर पे मान लो कोई भी लोहे का पात्र हो, या आपने बोल सकते हैं लोहे की बनी हुई वस्तु हो, या किसी भी धातु की कोई भी बनी हुई वस्तु है, ठीक है। अब आप मार्केट से जैसे उसको लेके आए हो, जैसे मान लो आप हथौड़ा लेके आए हो, ठीक है। एज एग्जाम्पल समझ लेते हैं, हथौड़ा का जो शेप है, अब वो जो शेप आप मार्केट से लेके आए हो अपने घर पे, अगर आपने उसको रख दिया है तो वो आज भी वैसे ही शेप का दिखेगा। अगर आप साल 2 साल बाद दिखोगे तो भी हथौड़े का शेप वही रहने वाला है। अगर आप 10 से 20 साल बाद देखोगे तो भी उसका शेप वही रहने वाला है, उसका आकार वही रहने वाला है। समझ आ रही है मेरी बात? यानी जो आपने धातु लिया, या जो भी आप मार्केट से कोई भी धातु की बनी हुई चीज लेके आए, उसके आकार में आज से लेके 10 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आकार उसका वैसे का वैसे रहने वाला है। तो उसका आकार क्या हो गया? निश्चित, मतलब जो न बदले। समझ आ गई बात? दूसरा आता है आयतन। आयतन का मतलब होता है कि वो कितनी जगह घेर रहा है। अब हथौड़े को रखोगे, जितनी जगह वो पहले घेर रहा था उतनी जगह वो 10 साल बाद भी घेरेगा, उतनी जगह में उसको रखो, बाद में भी रख सकते हो, और 50 साल बाद भी उतनी जगह पे उसको रख सकते हो। मतलब आज हथौड़ा जितनी जगह घेर रहा है,
10 साल बाद भी उतनी जगह घेरने वाला है और 30 साल 50 साल बाद भी उतनी ही जगह घेरने वाला है, तो उसका आयतन भी क्या हो चुका है, निश्चित हो चुका है। बात समझ आ रही है? बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, वो होते हैं आपके ठोस। बहुत आसान है, समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, द्रव के बारे में। यहाँ पर लिख देती हूँ द्रव को मैं, और यहाँ पर लिख देती हूँ मैं गैस को। ठीक है, तो देखो भाई, अगर हम बात करें द्रव की, तो देखो जो द्रव होता है, आप लोगों ने सभी पानी देखा होगा, पानी पिया भी होगा। अब बोलोगे मैम ऐसे कैसे बोल रहे हो, पानी कौन नहीं पीता? देखो पानी सभी पीते हैं, लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं ना, तब बच्चे डरते हैं, पता नहीं क्यों। मैं पानी की बात नहीं कर रही हूँ, केमिस्ट्री से डरते हैं। हालांकि वो सारी चीजें उनकी लाइफ में घट रही होती है, वो देख रहे होते हैं, लेकिन फिर भी साइंस से पता नहीं क्यों इतना डर रहा है। बहुत ही आसान है, सुनना ध्यान से, ठीक है। अब जैसे कि हम ले लेते हैं जल। क्या ले लेते हैं भाई? जल ले लेते हैं। यहाँ पे अपने एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कोई भी धातु, जैसे कि हम ले सकते हैं आयरन, जैसे कि हम ले सकते हैं कॉपर, जैसे कि हम ले सकते हैं सिल्वर। ये तो तीनों एग्जाम्पल हो गए किसके? ठोस के। हम बात कर रहे हैं द्रव की, तो द्रव में मैंने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि आप ले सकते हो जल, जैसे कि आप ले सकते हो अल्कोहल, जैसे कि आप ले सकते हो दूध। ये सारे के सारे क्या होते हैं? द्रव होते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो आपने क्या किया, आधा ग्लास पानी लिया, ठीक है। आपने क्या किया, ये आपके पास एक ग्लास है, इसमें आपने पानी ले लिया, कितना? आधा ग्लास पानी ले लिया, ठीक है। तो वो जो पानी था, उसने ग्लास के शेप के, यानी ग्लास के आकार के हिसाब से अपने आप को बदल लिया। अच्छा, इसी पानी को जब आपने किसी मग में डाला, किस में डाल दिया भाई? किसी मग में डाल दिया, तो पानी का जो शेप था वो बदल गया। पहले उसका शेप ग्लास के शेप के हिसाब से था, मग में डालते ही वो मग के शेप के हिसाब से हो गया। यानी इससे एक बात तो पता चलती है कि जो पानी है, यानी जो द्रव है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। मतलब हमने इसको जैसे जैसे बर्तन में डाला, जैसे पात्र में डाला, इसने वैसे ही अपने आप को ढाल लिया। तो यहाँ से एक बात क्या पता चली मुझे, कि ये जो द्रव है ना, इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। इसका आकार कैसा होता है बच्चों? अनिश्चित होता है। समझ आ गया होगा। अच्छा, दूसरा आता है इसका फिर आयतन कैसा होता है। इसका आयतन कैसा होता है? देखो मान लो कि जो आपने ग्लास लिया ना, इस ग्लास में आपका 500 या 250, अपने 250 ml मान लेते हैं। इसके अंदर कितना पानी है? जो आधा ग्लास आपने लिया है वो 250 ml है। अब आपने क्या किया, इसी पानी को डायरेक्ट एक मग में डाल दिया। अब मग में डालने के बाद ये जो 250 ml पानी था, वो 250 ml ही रहेगा ना, वो 500 ml तो नहीं बन जाएगा, क्योंकि आपने जितना पानी लिया था उतना ही पानी आपने किसी और बर्तन में डाल दिया। पहले वो ग्लास में था, अब वो मग में है, इतना ही फर्क है। लेकिन 250 ml का वो 250 ml रहने वाला है, वो नहीं बदलने वाला। समझ आ रही है मेरी बात? यानी पहले वो 250 ml था, तो अब भी वो 250 ml है, यानी उसका आयतन क्या हो गया? निश्चित हो गया बच्चों, निश्चित। उसका आयतन क्या हो गया? निश्चित हो गया। आयतन निश्चित हो गया मतलब क्या हुआ, कि इसका जो आयतन था, जितनी जगह ये घेर रहा था 250 ml, जितनी जगह घेरता उतनी ही जगह घेरेगा, वो नहीं बदलने वाला। समझ आ गई बात? क्लियर कॉन्सेप्ट यहाँ तक? अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? गैस की। अब गैस में अगर हम उदाहरण ले, तो जैसे कि हम ले सकते हैं नाइट्रोजन गैस है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है। तो यहाँ पे देखो भाई, गैस ले रही हूँ ना, तो मैं यहाँ पे 2 लिखी जा रही हूँ पैरों में। इसके बारे में भी कॉन्सेप्ट है, बाद में बताऊंगी, ठीक है। सारा भी बता दूंगी ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हमारे पास गैस है, ठीक है। अब बात आती है कि जो गैस होता है ना, अब मान लो कि आपने नाइट्रोजन गैस को एक छोटे से डिब्बे में भरा हुआ है। किसमें भरा हुआ है? एक छोटे से डिब्बे में, ठीक है। अब आपने उस गैस को एक बड़े से पात्र में, या अपने बोल सकते बहुत बड़े डिब्बे में भर दिया। तो अब जो गैस है वो इस तरीके से इस बड़े डिब्बे में भी फैल जाएगा। और उसके बाद अगर आप इसको एक कमरे में इस गैस को डाल देते हो, तो
तो ये गैस क्या होगा, कमरे में भी फैल जाएगा। ठीक है, देखो अपने छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अगरबत्ती। अगरबत्ती तो जलाते हैं अपने, नॉर्मल जलाते ही हैं। ठीक है, तो अगरबत्ती जब जलाया जाता है, अगर अगरबत्ती को एक छोटे से डिब्बे के अंदर जला करके डाल दिया जाए और डिब्बा बंद कर दिया जाए, तो वो जो उसकी गैस है ना, वो सिर्फ उस डिब्बे के अंदर ही रहेगी। ठीक है, जैसे ही आप डिब्बे को खोलोगे, उसकी जो सुगंध है, उसकी जो गैस है, वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। मतलब जब आपने गैस को एक छोटे से पात्र में रखा, तो वो छोटे पात्र जितना आकार घेर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने उसको कमरे में छोड़ दिया, तो वो पूरे कमरे में फैल गया। यानी गैस जो है, इसका पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ कि आकार तो निश्चित हो नहीं सकता। आकार निश्चित होता तो डिब्बे और कमरे जितना फैलता नहीं। समझ आ गई बात? मतलब डिब्बे इतने से में भी फैल रहा था और कमरा इतना बड़ा है तो भी फैल रहा है, यानी आकार तो निश्चित नहीं हुआ। एक बात क्लियर हो गया। तो क्या इसका आयतन निश्चित है क्या? आयतन निश्चित है क्या? इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता, क्योंकि अगर कमरा बहुत बड़ा है ना, तो ये पूरे कमरे में भी फैल जाता है। इसके अणु बहुत दूर दूर हो जाते हैं। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? तो याद रखना, जो गैस होता है, इसका ना तो आकार निश्चित है, इसका ना तो आकार निश्चित है, या आपने बोल सकते हैं आकार अनिश्चित, और न ही इसका आयतन निश्चित है। तो मैं कह दूंगी इसका आयतन भी क्या होता है? अनिश्चित। प्यारे बच्चों, समझ आ रहा होगा आपको, इसका आयतन भी क्या हुआ? अनिश्चित हुआ। आकार भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित। ये जो गुण होता है वो किसमें होता है? गैस में होता है। समझ आ गई बात? अब ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ऐसा क्यों हो रहा है? ठोस का आकार निश्चित था, आयतन भी निश्चित था। जो द्रव था उसका आकार जो था वो तो अनिश्चित था, बट आयतन निश्चित था। और जो गैस है उसका आकार आयतन दोनों ही अनिश्चित है। ऐसा क्यों है? तो ध्यान से समझना प्यारे बच्चों कि ठोस के अंदर जो ठोस के अवयवी कण होते हैं, या ठोस के जो कण होते हैं, अवयवी कण क्या होते हैं बाद में बात करेंगे। जो ठोस में कण होते हैं, जो दो गोले होते हैं, दो परमाणु होते हैं, वो बहुत ही आपस में बंधे होते हैं। दोनों के बीच का जो आकर्षण होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, जिस कारण से वो पास पास होते हैं। मतलब जैसे मान लो मेरी दो मुट्ठियां ना, जैसे मेरे दो हाथ है, ठीक है, तो इसको आप यूं समझो कि जो दो हाथ है ना, ये दो परमाणु है। अब जब इन दोनों परमाणुओं के बीच आकर्षण बहुत ज्यादा होगा, तो इस तरीके से पास पास होंगे। जब दोनों के बीच में आकर्षण ज्यादा होगा, दोनों के बीच में आकर्षण बल ज्यादा होगा, तो दोनों पास पास होंगे। जब दोनों पास पास होते हैं तो इसे कहा जाता है ठोस। इसे क्या कहा जाता है? ठोस। जैसे ही इनके बीच का आकर्षण कम होगा, तो ये थोड़े से क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। और ये है हमारा द्रव। और जब इनके बीच का आकर्षण और कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा गैस। समझ आ रही है बात? ये क्या हो जाएगा? हमारा गैस। आपने देखा होगा कि जो बर्फ होते हैं, बर्फ का एक आकार निश्चित होता है, ठीक है ना। जब उसी बर्फ को मेल्ट कर दिया जाता है, पिघाल दिया जाता है, तो वो पानी बन जाता है। और पानी बनने के बाद वो और भी ज्यादा फैल जाता है। और जब वो वाष्पीकृत हो जाते हैं तो वो पूरे कमरे में फैल जाता है। मतलब उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो पूरे कमरे में फैल जाते हैं। समझ आ रही है ना मेरी बात? तो ये ठोस द्रव गैस का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि इनके अणुओं के बीच में जो आकर्षण पाया जा रहा है, उसी से पदार्थ की अवस्था का पता चलता है। अगर आकर्षण बहुत मजबूत है तो वो ठोस, अगर आकर्षण थोड़ा कमजोर है तो वो द्रव, अगर आकर्षण बहुत कमजोर है तो वो गैस होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? आई होप क्लियर दैट। ठीक है, थोड़ा सा ना इसको बल जो अभी बता रही थी कि बहुत ज्यादा आकर्षण होगा तो ठोस, अगर आकर्षण थोड़ा कम होगा तो द्रव, और आकर्षण बहुत कम होगा तो गैस होगा। प्यारे बच्चों, समझ आ गया? तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे रिवाइज करने में। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात और याद रखना, वो ये याद रखना है कि जो ठोस होते हैं, इनके अवयवी कणों के बीच में, या अपने बोल सकते हैं इनके कणों के मध्य क्या होता है? प्रबल आकर्षण होता है। बच्चों क्या होता है? प्रबल आकर्षण होता है। प्रबल आकर्षण होता है। प्रबल आकर्षण होने के कारण ये कुछ आपको ऐसे बिल्कुल नजदीक, बिल्कुल अपने नजदीक दिखाए तो ये बिल्कुल इस तरीके से इनके गोले नजदीक होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से क्या होते हैं? अवयवी कण पास पास होते हैं, और पास पास होने के कारण ये क्या हो जाता है? ठोस हो जाता है, मजबूत हो जाता है ये। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? अवयवी कण इनके पास पास होते हैं,
इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, जिस कारण से इसे क्या नाम दिया जाता है, ठोस नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं किसके बारे में, द्रव के बारे में। तो जो द्रव के कण होते हैं वो हल्के क्या होते हैं, ठोस के मुकाबले दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं, इस तरीके से ठोस के मुकाबले दूर दूर होते हैं। इसका मतलब यहाँ जो आकर्षण बल है वो क्या है, इतना प्रबल नहीं है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे कमजोर आकर्षण बल पाया जा रहा है। यहाँ पर कमजोर आकर्षण बल पाया जा रहा है। ये होगी बात द्रव की। और अगर हम बात करते हैं गैस की, तो गैस के अणु तो इतने दूर दूर होते हैं, इतने दूर दूर होते हैं कि इनके बीच में आकर्षण नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पर आकर्षण अत्यंत कम होता है, आकर्षण अत्यंत कम होता है। इज दैट क्लियर टू ऑल? बहुत ही आसान है, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ बेसिक बातें की है। उसके बाद हम जो इसका मेन टॉपिक है उस पर बात करेंगे। सिर्फ क्या क्या बातें की हैं दोबारा से सुन लो। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर है, जो ठोस अवस्था चैप्टर है, उसको पढ़ाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पदार्थ या मैटर या द्रव्य क्या होता है। तो मैंने कहा था कोई भी वस्तु जो कि स्थान घेरे, आयतन जिसका खुद का एक हो या खुद का अपना एक द्रव्यमान हो, वो कहलाता है पदार्थ, द्रव्य या मैटर। फिर मैंने आपको कहा पदार्थ, द्रव्य या मैटर को दो भागों में बांटा गया है। देखो आप लोग है ना, क्या कोशिश करो कि आईज को क्लोज करो और मैं जो बोल रही हूँ ना उसको माइंड में रिमाइंड कर, मतलब उसको माइंड में दोहराने की कोशिश करो या बोल बोल के दोहराने की कोशिश करो। अब इन चीजों को मत देखना, ठीक है। तो दोबारा मैं बोल रही हूँ, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, एक भौतिक आधार पर और एक रासायनिक आधार पर। अगर हम बात करें रासायनिक आधार पर, तो रासायनिक आधार पर इसके दो प्रकार होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध के अंदर आते हैं तत्व, अशुद्ध के अंदर आ जाते हैं मिश्रण। मिश्रण में समांगी, विषमांगी, ये बहुत आगे का टॉपिक है और 11 का पूरा डिटेल का टॉपिक है, छोड़ो। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं तत्व। तत्व का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक परमाणु, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, दो या दो से अधिक परमाणु समान होने चाहिए। अगर आप 10 परमाणु ले रहे हो तो 10 के 10 आपके आयरन यानी Fe के होने चाहिए। अगर आप 20 परमाणु ले रहे हो तो 20 के 20 Ag, अगर एक Ag है तो बाकी के 19 भी Ag का होना चाहिए, तभी सारे मिलकर तत्व होंगे। समझ आ रही है बात? तो तत्व का सीधा सा मतलब होता है जब समान दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर के जब कोई कंपाउंड बनाते हैं तो वो होते हैं तत्व। लेकिन जब दो या दो से अधिक परमाणु जो कि अलग अलग हो, जब वो मिक्स हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं मिश्रण। ये तो हो गया रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर मैंने आपको कहा पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस की बात करें तो ठोस में इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है, सबसे पहली बात ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है। इसमें एग्जांपल याद रख लेना, जैसे धातुएं होगी, Fe है, Cu है, Ag है, NaCl, KCl भी इसी में आते हैं, ठीक है। अगर हम ठोस की बात करें तो ठोस का आकार आयतन निश्चित होता है। ठोस जो होता है इनके अणुओं के मध्य या कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है। दूसरा जो द्रव है, द्रव की बात करें तो इनका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। समझ आ गई बात? और अगर हम बात करते हैं द्रव के अंदर आकर्षण कैसा होता है, तो आप बोलोगे आकर्षण तो होता है अणुओं के बीच में, लेकिन ठोस के मुकाबले कमजोर होता है, ज्यादा मजबूत नहीं होता। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गैस की, तो गैस में क्या याद रखना है, इसका आयतन भी निश्चित नहीं है, इसका आकार भी निश्चित नहीं है, मतलब दोनों ही इसके निश्चित नहीं है। और अगर गैस की बात करें तो इनके अणु बहुत ही दूर दूर होते हैं, इनके मध्य आकर्षण बल बहुत ही कमजोर होता है, बहुत ही नगण्य सा होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे इसके बाद कल बहुत ही डिटेल से ठोस के बारे में, और ये ठोस वाला आपको मैं कल कराऊंगी, इससे पहले ये सारा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लेना, फिर हम कल नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और इसी तरीके से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। टाटा, बाय बाय।